नमस्कार। जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल साथी थे या फिर विरोधी? आजकल की पॉलिटिक्स में ये सवाल बहुत उठता है। तो चलिए आज इसी पूरी कहानी को जरा फैक्ट्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि भारत को बनाने वाले इन दो दिग्गजों का रिश्ता आखिर था कैसा। और हाँ, हम सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। वो सवाल जो आज हर पॉलिटिकल डिबेट की जान है। भारत का पहला प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए था, नेहरू को या पटेल को? मतलब ये एक ऐसा सवाल है जिसने न जाने कितने ही मिथ्स को जन्म दे दिया है। लेकिन जरा रुकिए, इस पूरी बहस के बीच क्या आप जानते हैं कि नेहरू ने खुद पटेल के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा, भारत की एकता के शिल्पकार। अब ये शब्द तो यही दिखाते हैं कि सिर्फ राइवलरी वाली कहानी ही पूरी सच्चाई नहीं है। और सुनिए, ये सम्मान सिर्फ एक तरफ से नहीं था। पटेल ने भी नेहरू को जनता का हीरो कहा था। मतलब इन दोनों के बीच एक गहरी आपसी इज्जत थी, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट था, जिसे आज की डिबेट्स में अक्सर हम भूल जाते हैं। तो आगे हम कैसे बढ़ेंगे? पहले तो हम इस नेहरू बनाम पटेल की बहस को समझेंगे, फिर पहले प्रधानमंत्री के चुनाव का सच क्या था वो जानेंगे। इसके बाद पटेल और नेहरू दोनों के सबसे बड़े योगदानों पर नजर डालेंगे और आखिर में एक कंक्लूजन पर आएंगे कि असल कहानी थी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, नेहरू बनाम पटेल, आज की बहस बनाम उस दौर की हकीकत। देखिए, सच तो ये है कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो हैं वो एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाते हैं। हाँ बिल्कुल, उनके बीच मतभेद थे, कश्मीर को लेकर, विदेश नीति को लेकर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो एक टीम की तरह काम करते थे। और तो और खुद गांधी जी का मानना था कि भारत को इन दोनों की जरूरत है, कि वो एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो अब आते हैं उस मुद्दे पर जो इस पूरी बहस का सेंटर पॉइंट है, पहले प्रधानमंत्री का सच और 1946 का वो कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। देखिए, उस वक्त के हालात समझना बहुत जरूरी है। ये बात एकदम तय थी कि 1946 में जो भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनेगा वही अंतरिम सरकार को लीड करेगा और फिर आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री भी बनेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये चुनाव कितना ज़्यादा कितना क्रिटिकल था। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये वाकई चौंकाने वाले हैं। 15 प्रदेश कांग्रेस कमेटियों में से 12 ने सरदार पटेल का नाम आगे किया, 2 ने आचार्य कृपलानी का और नेहरू का नाम 0। एक भी कमेटी ने उनका नाम प्रपोज नहीं किया। इससे पार्टी के अंदर पटेल का दबदबा कितना था ये साफ पता चलता है। लेकिन तभी कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, महात्मा गांधी का हस्तक्षेप। गांधी जी तो 1942 में ही नेहरू को अपना पॉलिटिकल एयर राजनीतिक वारिस घोषित कर चुके थे और उन्होंने पटेल से कहा कि वो अपना नाम वापस ले लें। तो सवाल उठता है कि गांधी जी ने ऐसा क्यों किया? उनका तर्क क्या था? उनका मानना था कि दुनिया के सामने एक नए नवेले देश को पेश करने के लिए नेहरू एक बेहतर चेहरा थे। उनकी इंटरनेशनल इमेज जबरदस्त थी। वो पटेल से उम्र में छोटे थे, 57 के थे, जबकि पटेल 71 के। और उनकी जो ग्लोबल अपील थी वो भारत के बहुत काम आ सकती। और सरदार पटेल गांधी जी का इतना सम्मान करते थे कि उन्होंने फौरन उनकी बात मान ली, अपनी दावेदारी छोड़ दी। आचार्य कृपलानी ने भी अपना नाम वापस ले लिया और बस इस तरह जवाहरलाल नेहरू बिना किसी चुनाव के अनअपोज्ड कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए और फिर बने भारत के पहले प्रधानमंत्री। तो फिर सवाल वही है, क्या पटेल के साथ अन्याय हुआ? देखिए, जो लोग पटेल का समर्थन करते हैं वो कहते हैं कि वो ज़्यादा डिसाइसिव थे, ज़्यादा ज़मीनी नेता थे और शायद उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ देश के लिए बेहतर साबित होती। दूसरी तरफ नेहरू के पक्ष में ये तर्क दिया जाता है कि उनकी पॉपुलैरिटी का कोई मुकाबला नहीं था, पब्लिक उन्हें बहुत चाहती थी। उनकी वजह से भारत को दुनिया में एक पहचान मिली और उनकी उम्र की वजह से देश को शुरुआती सालों में एक लंबी स्टेबिलिटी मिली। चलिए अब बात करते हैं सरदार पटेल के उस काम की जिसके बिना आज हम जिस भारत को देखते हैं उसका नक्शा शायद कुछ और ही होता। हम बात कर रहे हैं भारत के एकीकरण की। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 562, 562। जी हाँ, आज़ादी के वक्त भारत में इतनी रियासतें थीं और हर एक के पास ये चॉइस थी कि वो भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में जाए या फिर एक आज़ाद देश बन जाए। सोच कर देखिए, अगर पटेल ना होते तो भारत का नक्शा आज कैसा होता? शायद सैकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ। इस नामुमकिन से लगने वाले काम को पटेल ने एक बहुत ही क्लियर स्ट्रैटेजी से पूरा किया। सबसे पहले उन्होंने एक स्टेट्स डिपार्टमेंट बनाया, फिर एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तैयार किया, मतलब विलय पत्र,
और फिर राजा महाराजाओं को मनाने के लिए हर तरीका अपनाया। डिप्लोमेसी, देशभक्ति का वास्ता, यहाँ तक कि प्रिवी पर्स यानी पेंशन का ऑफर भी। और हाँ, जहाँ प्यार से बात नहीं बनी वहाँ उन्होंने सख्ती दिखाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इसका सबसे बड़ा और सबसे मशहूर उदाहरण है हैदराबाद। वहां के निजाम ने भारत में शामिल होने से साफ मना कर दिया, तो पटेल ने ऑपरेशन पोलो नाम से मिलिट्री एक्शन को हरी झंडी दे दी और कुछ ही दिनों में हैदराबाद भारत का अटूट हिस्सा बन गया। ये उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उनकी आयरन विल का सबसे बड़ा सबूत है। तो जहां एक तरफ पटेल भारत को अंदर से मजबूत कर रहे थे, उसे जोड़ रहे थे, वहीं नेहरू भारत को बाहर की दुनिया से जोड़ रहे थे। उन्होंने ग्लोबल स्टेज पर भारत को एक नई, एक दमदार पहचान दी। नेहरू की विदेश नीति की नींव थी गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट। जरा उस दौर को सोचिए, पूरी दुनिया दो खेमों में बटी थी, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। कोल्ड वॉर का जमाना था। ऐसे में नेहरू ने भारत और दूसरे नए नए आज़ाद हुए देशों के लिए एक तीसरा रास्ता निकाला कि हम किसी के साथ नहीं हैं, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। उन्होंने दुनिया को पंचशील के सिद्धांत दिए। एशिया और अफ्रीका में जहां भी कॉलोनियलिज्म था, उसका जमकर विरोध किया और यूनाइटेड नेशंस में भारत को एक मॉरल पावर, एक नैतिक आवाज के तौर पर खड़ा किया। सच कहें तो उन्हीं की वजह से दुनिया ने भारत की बात को गंभीरता से लेना शुरू किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी विदेश नीति की आलोचना नहीं होती, बिल्कुल होती है। सबसे बड़ी आलोचना होती है चीन को लेकर, कि चीन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया गया, जिसका नतीजा हमें 1962 की जंग में हार के तौर पर मिला। कश्मीर के मुद्दे को यूएन में ले जाने का उनका फैसला भी आज तक सवालों के घेरे में है। कई जानकार मानते हैं कि उनकी पॉलिसी आइडियलिस्टिक ज्यादा थी और रियलिस्टिक कम। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? क्या वो एक दूसरे के दुश्मन थे, विरोधी थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि वो एक ही सिक्के के दो पहलू थे और भारत को दोनों की ही जरूरत थी। अगर उनकी भूमिकाओं को हम एक लाइन में समझें तो ऐसा था। पटेल थे यथार्थवादी, द रियलिस्ट, जिन्होंने देश को अंदर से एक किया, उसे मजबूती दी। और नेहरू थे आदर्शवादी, द आइडियलिस्ट, जिन्होंने भारत को दुनिया के मंच पर एक सम्मान दिलाया, एक आवाज दी। कह सकते हैं कि एक ने घर की नींव मजबूत की तो दूसरे ने उस घर की पहचान दुनिया से करवाई। तो आखिर में बस यही कहा जा सकता है, ये कहानी नेहरू बनाम पटेल की नहीं, नेहरू और पटेल की है। भारत का निर्माण किसी एक ने नहीं, बल्कि इन दोनों की मिलीजुली ताकत ने किया। एक के बिना दूसरे की योगदान की कल्पना करना भी मुश्किल है। वो विरोधी नहीं, साथी थे और मिलकर उन्होंने बनाया आज का भारत।